RLB नेटवर्क 500 में आप सबका स्वागत। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान में 2 पुस्तकें हैं। एक का नाम है समकालीन राजनीतिक और दूसरी का नाम है स्वतंत्र भारत की राजनीति। तो आज हम अध्ययन करेंगे दूसरी किताब स्वतंत्र भारत की राजनीति का, और स्वतंत्र भारत की राजनीति का प्रथम अध्याय है, उसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पाठ का नाम है या अध्याय का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अध्याय पहला है 14-15 अगस्त। 14 और 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ? भारत आजाद। 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ। और उस आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ये सबको लगभग सबको ज्ञान है कि 14-15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि यानी 12 बजे के बाद। उससे पहले 14 तारीख थी और उसके बाद में 12 तारीख हो गई, इसलिए 14-15 तारीख दोनों साथ में बोलते हैं। और श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और भारत के प्रधानमंत्री यानी 14-15 तारीख यानी 15 तारीख को मध्य रात्रि के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक भाषण दिया था। संविधान सभा की बैठक थी और उस बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक भाषण दिया था। उस भाषण का नाम है भाग्यवधु से चिर भेंट। भाग्यवधु से चिर प्रतिशत भेंट। तो ये नाम याद रखना है। क्या कभी ये परीक्षा में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप छोटे प्रश्न होते हैं, उसमें आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक भाषण दिया था, उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी में तो कहते हैं भाग्यवधु से चिर प्रतिशत भेंट, और अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट विथ डेस्टिनी। टेस्ट विथ डेस्टिनी। टेस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं। तो ये नाम याद रखना है। पहले तो ये थोड़ा याद रखना है कि 14-15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, और उसके बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उसके बाद में रखना है कि एक संविधान सभा की बैठक हुई थी और उस बैठक में भाषण दिया था सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उस भाषण को भाग्यवधु से चिर प्रतिशत भेंट हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं। ये थोड़ा याद रखना है। यहाँ तक यही है मोस्ट। और इसके बाद में ये देखते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, उस समय 2 बातों पर सहमति हो गई थी। 2 बातों पर सहमति हुई थी। वो थी, पहला तो थी, एक नंबर पर तो सरकार है वो लोकतांत्रिक चलाई जाएगी, या शासन लोकतांत्रिक चलाया जाएगा। लोकतंत्र के द्वारा लोकतांत्रिक शासन चलाया जाएगा एक। और दूसरी थी सबकी भलाई के लिए या सबका विकास। सबका विकास या सबका भलाई के लिए काम किया जाएगा, सबका विकास किया जाएगा। ये 2 बातों पर सहमति हो गई थी।
तो दूसरा प्रश्न यानी छोटा सा प्रश्न बनता है, आप दिमाग में बैठा लेना आराम से, यानी भूल मत जाना कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय किन दो बातों पर सहमति हो गई थी। ऐसा 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न पूछ ले तो आपको बताना है, एक तो लोकतांत्रिक यानी शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरा सबके भलाई के लिए काम करेगी सरकार। ऐसे नहीं है किसी मजदूर गरीब या अमीर सबको समान विकास करेंगे, सबका विकास समान होगा, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसके बाद में जो प्रश्न बनता है वो बनता है, जब भारत आज़ाद हुआ तो सहमति कितने बातों पर हुई थी, तो 2 बातों पर हुई थी। एक तो लोकतांत्रिक शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, दूसरा है सबका विकास। ठीक है, और इसके बाद में इस वर्ष को 1947 के साल को कहते हैं, 1947 का साल था, उस साल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है विस्थापित। ठीक है, और विस्थापित और त्रासदी। त्रासदी का साल जाना जाता है, यानी दुविधा का साल जाना जाता है, त्रासदी का साल जाना जाता है, विस्थापित का साल जाना जाता है, पुनर्वास का साल जाना जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को जाना पड़ा था और बड़ी लूटपाट हुई थी, हानि हुई थी। इस तरह से बड़ा विस्थापित या त्रासदी या खतरनाक साल जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद में देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कितनी थी। ये परीक्षा में बार बार पूछते हैं, परीक्षा में हर दृष्टि से या तो बड़ा प्रश्न आ जाता है या फिर छोटा प्रश्न आ जाता है। तो इसको आपको बताना है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कितनी थी। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां आपको याद रखना है, 3 थी। कितनी थी? 3 थी। एक का नाम है लोकतंत्र को करना। पहली बात थी लोकतंत्र को बहाल करना। भारत आजाद हुआ उससे पहले भारत में लोकतंत्र की सरकार नहीं थी, छोटी छोटी रियासतें सरकार चलाते थे, उसे देसी रियासतें कहते थे। इसलिए यहाँ लोकतंत्र नहीं था, राजा का तंत्र था, यानी राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था। और भारत अंग्रेजों को गुलाम था, लगभग 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन रहा। तो आपको लोकतंत्र का बहाल करना पहली चुनौती थी भारत आजाद हुआ उस समय। और दूसरी थी, उसका नाम है, दूसरी का नाम है एकता के सूत्र में बांधना। दूसरी जो समस्या थी, चुनौती थी, वो एकता के सूत्र में बांधना। सबको, जो भारत के अंदर आजाद हुआ तो उस समय 2 टुकड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी देखते हैं तो भारत में ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, बौद्ध है, हिंदू है, सारे धर्मों के लोग निवास करते थे। और अलग अलग खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब अलग अलग थी। उन सबको एकता के सूत्र में बांधने की समस्या थी, उन सबको एकता के जुट में लाने की समस्या थी। तो दूसरी चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधने की। और तीसरी जो समस्या है वो है विकास। विकास विकास तो विकास सबसे पहले तय हो गया था कि विकास सबका सम्मान करेंगे, किसी के साथ में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, गरीब अमीर या फिर अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, सबका समान विकास किया जाएगा, सबका विकास किया जाएगा, किसी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये थी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां 3 है, लोकतंत्र को बहाल करना, सबका समान विकास करना, विकास, और तीसरी है एकता के सूत्र में बांधना। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां 3 है, और तीनों को याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है, यह परीक्षा में बार बार आता है, और आप इसको याद कर लो अपनी सरल भाषा में। यहाँ से लिख लेना, आप वीडियो को रोक करके लोकतंत्र को बहाल करना,
सबसे पहले लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, देशी रियासतें थी, राजाओं का राज था। और भारत आज़ाद हुआ उस समय हमें लोकतंत्र को बहाल करना था। ये हमारे देश के लिए बड़ी चुनौती थी। और दूसरे, एकता के सूत्र में बांधना। भारत में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग वेशभूषा के, अलग अलग खान पान के, रहन सहन के सब लोग रहते हैं। उस सबको एकता के सूत्र में बांधना, सबको भाईचारा स्थापित करना, ये भी चुनौती थी दूसरी। और तीसरी थी विकास। सबकी खुशी थी कि हम सबका विकास होगा, वो उसका समान विकास होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये पहले ही तय हो चुका था। इसके बाद में आता है वो है भारत का विभाजन। तो भारत का विभाजन हुआ तो उस समय मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत अपनाया था। क्या अपनाया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत अपनाया था। उसे बोलते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या बोलते हैं? द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये मुस्लिम लीग ने दिया था और इसका मतलब था द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत भारत का विभाजन हो गया था। पहले भारत था, अब उसी भारत के दो टुकड़े हो गए था। एक का नाम था पाकिस्तान और एक का नाम था भारत। तो ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, ये मुस्लिम लीग ने दिया था। मुसलमानों ने कहा था कि भारत एक कौम का देश नहीं है, भारत दो कौमों का देश है। एक का नाम है मुसलमान और एक का नाम है हिंदू। इसलिए उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का किया था। लेकिन इसका कांग्रेस ने इसका विरोध किया और मुसलमाना में खान अब्दुल गफ्फार खान ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। वो कहते थे हम द्विराष्ट्र नहीं, भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी और कांग्रेस की बात पर कोई सुनवाई नहीं हुई और कुछ समय बाद में जाते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत के सारे सहमत हो गए। खान अब्दुल गफ्फार खान तो नहीं हुए थे, लेकिन कांग्रेस इससे सहमत हो गई थी और भारत का दो भागों में विभाजन हो गया। एक का नाम रख दिया पाकिस्तान और एक का नाम रख दिया भारत। और वो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उसे हम सीमात गांधी के नाम से जानते हैं। आपको छोटा प्रश्न पूछ ले कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये बात याद रखनी है। अभी दो राष्ट्र के सिद्धांत में भारत का विभाजन हो गया था और विभाजन होने पर विस्थापित, पुनर्वास और ये उसकी समस्या खड़ी हो गई थी। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। जाने से क्या है, हिंदू और मुसलमान जिसकी संख्या ज़्यादा थी और वहाँ जो अल्पसंख्यक थे जैसे हिंदू है या कोई दूसरी कौम के लोग हैं, वहाँ जाते तो क्या वो उसको मार काट करते, आपसे झगड़ा करते और लूट मार भी कर लेते थे और उनके अगुवाई भी कर लेते थे। कई माता पिताओं ने अपनी बहन बेटी को, अपनी जो महिलाएं हैं उनको जिंदा ही मार देते थे, क्योंकि उनकी अपनी इज्जत बचाने के लिए मारना पड़ता था, क्योंकि वो अगुवाई कर लेते। अगुवाई करने के बाद में उसके साथ में शादी भी करते और शादी करने के बाद में उसका धर्म परिवर्तन किया जाता था या फिर उसके गहने वगैरह थे उनको लूट करके उसको मार दिया जाता था। उसके साथ में बलात्कार भी कर दिया जाता था। इस तरह से मार काट इसके साथ में फैल गई। और ब्रिटिश इंडिया, भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन था तो उसे ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। उस ब्रिटिश इंडिया ने, अंग्रेजों ने ये कह दिया कोई भी भाग भारत का है और भारत में नहीं रहना चाहता है, वो खुद स्वतंत्र रहना चाहता है तो रह सकता है। उन्होंने ऐसे एक फूट डाल दी थी जिसके आधार पर कोई भी कह सकता था कि हम अलग स्वतंत्र रह सकते हैं। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत में इसके अंदर सारे जो ये रखा गया कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उस संख्या के आधार पर, जहाँ संख्या ज़्यादा होगी उस संख्या के आधार पर विभाजन हो गया था। जैसे मान लो पूर्वी और पश्चिमी भाग में जनसंख्या किसकी, मुसलमाना की ज़्यादा थी, तो उसे पूर्वी और पाकिस्तान दो भागों में, पाकिस्तान के दो नाम हो गए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और पाकिस्तान के दोनों को एक साथ में नहीं ला सकते थे क्योंकि बीच में भी हिंदू थे। और लेकिन ये भी नहीं रहा लोकतंत्र, यानी ये रहा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अध्ययन तो आपने किया। इसमें से आपको फिर से एक बार थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ। तो भारत
14-15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत यानी आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और उन्होंने एक भाषण दिया था जो संविधान सभा की बैठक हुई थी। उस संविधान सभा में भाषण दिया था, उस भाषण को कहते हैं हम भाग्यवधु से चिर प्रतिशत भेंट या टेस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब भारत आज़ाद हुआ तो दो बातों पर सहमति हो गई थी, एक तो लोकतंत्र और दूसरी थी सबका समान विकास। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं तो 1947 का साल है वो भी स्थापित या त्रासदी का साल या खतरनाक साल कहा जाता है। और इसके बाद में राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियाँ थी, एक लोकतंत्र को बहाल करना और दूसरी थी एकता के सूत्र में बांधना और तीसरी थी विकास, सबका समान विकास, ये 3। और इसके बाद में भारत का विभाजन यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? ये द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग ने दिया था। और इसका विरोध किसने किया, ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले तो इसका विरोध किया था कांग्रेस ने, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान भी इसके पक्ष में नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और त्रिराष्ट्र सिद्धांत में विस्थापित या पुनर्वास, विस्थापित या पुनर्वास यानी वापिस उसको बसाना और उसका पुनर्वास करना, ये थी द्विराष्ट्र सिद्धांत में। और इसके बाद में हम आगे के जो वीडियोस हैं उसमें या आगे के लेसन में पढ़ेंगे तो देसी रजवाड़ों का विलय। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, किसी तरह की कोई समस्या लग रही है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसका रिवीजन करेंगे। उस रिवीजन में आपको इसको दोबारा से समझा देंगे। लेकिन आपसे ये है कि आप इनको जचा के याद करना, रोक रोक के देखना और ये पॉइंट याद कर लेना। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा, यही आएंगे आने वाले पेपर के अंदर, जो वार्षिक हो या अर्धवार्षिक हो, यही आएगा। और हम क्रम वाइज कराएंगे। आप प्ले लिस्ट को खोलकर सारे वीडियो से नोट्स बना सकते हो। अगर इनका नोट्स हम भी आपको उगलबंद करवा देंगे, कराएंगे, लेकिन आपको 11 महीने के अंत तक हम साथ साथ में करते रहेंगे। लेकिन आपको किसी को चाहिए तो हम नोट्स भी आपको नोट्स की व्यवस्था कर देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।